हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मिल्टन फ्रीडमन्स के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रीस्टेटमेंट पार्ट 2 में हम देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था उसका इंट्रोडक्शंस, टाइप ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अजम्पशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्म्स ऑफ वेल्थ और डिमांड फंक्शन ऑफ मनी। उसी तरह से हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम बिटवीन द परमानेंट इनकम एंड होल्डिंग ऑफ मनी, सेकेंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इन ग्रेटर दैन यूनिटी, उसी के साथ डायग्राम और नेक्स्ट इजी वे टू गिवन बाय फ्रीडमन्स और उसके क्रिटिक्स। इसमें हम देखेंगे इक्विलिब्रियम बिटवीन परमानेंट इनकम और होल्डिंग ऑफ मनी किस तरह से होता है। इसमें फ्रीडमैन में कहा है कि जो परमानेंट इनकम है उसमें जो लोगों की बॉन्ड्स है या उसकी इक्विटी है या उसके अलावा जो अदर सोर्सेस है या उसी है या उसके पास जो मनी है, इस मनी से उसको इंटरेस्ट मिलेगा और जो बॉन्ड्स और जो इक्विटी है इससे उसे इसकी तरह जो इस तरह की रिटर्न स्केल जो उसकी आने वाली है वो एक मात्रा में फिक्स होती है और उससे ही आगे जाके उसकी रिटर्न्स आने वाली होती है। उसे उन्होंने परमानेंट इनकम कहा है। दूसरा उन्होंने इक्विलिब्रियम कहा है कि लोगों के पास जो होल्डिंग ऑफ मनी है उसे किस तरह से इन दोनों में होल्डिंग ऑफ मनी और परमानेंट इनकम इन दोनों में किस तरह से इक्विलिब्रियम रहना ज़रूरी है जो लॉन्ग रन में इसे बनाया जा सकता है। अगर शॉर्ट रन में अगर इसमें अगर अनस्टेबल कंडीशन हो भी जाए तो ये लॉन्ग रन में इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये मैनेज हो जाती है। तो इसमें उन्होंने कहा है सप्लाई ऑफ मनी, इसमें उन्होंने अज्यूम किया है सप्लाई ऑफ मनी ये वेरिएबल रहेगा और जो डिमांड ऑफ मनी है ये स्टेबल होगा। कुछ भी चेंजेस अगर आते हैं तो ये चेंजेस सप्लाई ऑफ मनी में जो मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करने की वजह से ही आएगी। तो यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो होती है वो उस कंट्री की रिज़र्व बैंक के पास होती है। तो अगर हम इंडिया के बारे में अगर अज्यूम कर ले तो ये कंडीशन आरबीआई और लोग पीपल इन दोनों के पास क्रिएट होती है। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि आरबीआई लोगों से बॉन्ड्स लेगी तो उसके बदले आरबीआई से लोगों को मनी मिलेगी। ये मनी आरबीआई से मिलने की एक वजह होती है जो प्रिंटिंग होगी आरबीआई से और मनी की जो क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जिससे ये होगा अगर लोगों के पास मनी आ जाती है तो ये मनी मार्केट में घूमेगी, उसका सर्कुलेशन होगा और तो इससे होगा क्या, तो इससे लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और उसी के साथ होगा नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगर इससे हम इन्वर्स कंडीशन अगर देखें तो ये मॉनेटरी अथॉरिटीज़ अगर इसके अपोजिट अगर कंडीशन होती है तो आरबीआई
तो यहाँ पे जिस तरह हमने देखा कि आरबीआई ने लोगों से बॉन्ड्स खरीदे, तो यहाँ पे इन्वर्स कंडीशन में यहाँ पे लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे और इसकी कंडीशन होगी उसके बदले आरबीआई मनी ले लेगा, तो इससे मनी सप्लाई घटेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये मार्केट जो बनी हुई है, अगर लोगों के पास ही मनी अगर नहीं है तो मनी की वजह से लोगों के एक्सपेंडिचर घटते हैं। इसकी रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा इसके अपोजिट, मीन्स जो ऊपर वाला है वो ये कंडीशन से अपोजिट रहेगा। तो एक्सपेंडिचर घटने की वजह से नेशनल इनकम भी यहाँ पे घटेगी। ये घटने की वजह इस तरह से हमें जो इक्विलिब्रियम जो है वो लोगों की परमानेंट इनकम और होल्डिंग ऑफ मनी में किस तरह से दिखाई देता है, तो ये हमें इस तरह से मार्केट में किस तरह से इसका इफ़ेक्ट होगा, आरबीआई और पीपल के बीच में किस तरह से बॉन्ड्स और मनी किस तरह से वर्क करती है, और इससे मार्केट में यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इन द ग्रेटर दैन यूनिटी। इसमें जो इनकम इलास्टिसिटी है वो डिमांड फॉर मनी से ग्रेटर होती है दैन यूनिटी से ज़्यादा होती है। तो इसमें ये डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि अगर एक्स लेवल पे हमने मनी बैलेंस अगर अजूम किया है, तो वाई पे हमने अजूम किया है इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हमारी जो क्वांटिटी है मनी बैलेंस है वो हमारा OQ1 है, OQ1, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा है OC1। अगर इन केस अगर भारी मात्रा में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए, तो यहाँ पे हमें जो उसके अपोजिट रिज़ल्ट जो हमें मिलता है मनी बैलेंस का, वो बहुत ही यहाँ पे हमें कम मिलता है। इतनी भारी मात्रा में अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका हमें अपोजिट में मिलता है। यहाँ पे मनी बैलेंस चेंज हुआ हमें दिखाई देता है OQ2, और जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें मिलता है OC2। जो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, जो बहुत ही इंटरेस्ट रेट कम होने इन केस इंटरेस्ट रेट भारी मात्रा में भी चेंज हो जाए तो इसमें मनी बैलेंस में कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे एग्जैक्टली कहना चाहते हैं जो इंटरेस्ट रेट है इसका इफ़ेक्ट या इसका यहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को टोटली इग्नोर किया है। इसका इफ़ेक्ट इस थ्योरी में कुछ भी वर्क नहीं करता, या इसका जो फैक्टर है इसे टोटली इग्नोर किया है। इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट रेट ये थ्योरी मनी बैलेंस को इफ़ेक्ट करती है, ये इसमें मिल्टन ने कुछ भी नहीं कहा है, ना ही एक्सप्लेन इसके बारे में किया है। इस तरह से हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था वो था स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड कर्व किस तरह से होगा, ये हमें इस डायग्राम के साथ ये एक्सप्लेन होता है। यहाँ पे एक्स लेवल पे हमने लिया है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, और वाई लेवल पे हमने लिया है इनकम। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग में हमारा जो डिमांड ऑफ मनी ये है OM1, जो डिमांड एंड सप्लाई हमारा OM1 था, और हमारा इनकम वो था हमारा OY1। तो यहाँ पे जो दोनों को यहाँ पे E1 में इंटरसेक्ट करता था, जो जीरो से जो ये स्ट्रेट लाइन गई है, ये स्ट्रेट लाइन
हमें DM मिलती है। ये हमें इंडिकेट करता है डिमांड ऑफ मनी। और जो वर्टिकल लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन ये S1 हमें यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी 1, और ये सेकेंड लाइन ये हमें मिलती है सप्लाई ऑफ मनी 2। यहाँ पे हमने जिस तरह से हमें अज्यूम किया था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड फंक्शन में ये डिमांड ऑफ मनी यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे वेरिएबल कंडीशन में हमें सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे मिलती है। तो ये कंडीशन में जब ये OM1 की कंडीशन में हमें डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी की, उसी में हमें इनकम OY1 जो इंटरसेक्ट दोनों सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को E1 में करते हैं, ये पॉइंट हमें मिलता था। तो इन केस अगर हमारा सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ता है तो ये MS1 से MS2 तक जाता है। जब ये जाएगा, इन केस लोगों के पास जब मनी बढ़ेगी, ये मनी बढ़ने की वजह, ये लोगों की इनकम बढ़ने की जो वजह बनती है, ये बनने की वजह होती है कि लोगों के पास अच्छी तरह की जॉब मिल जाती है। उसी तरह से लोगों के पास इनकम आना स्टार्ट होता है। अच्छी तरह की इनकम मिलने की वजह लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और उसी के साथ एक हेल्दी और लग्जरी लाइफ जीने की वजह बन जाती है। जो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने की एक ज़रूरत जो बताई गई है, लोगों की डिमांड बढ़ने की वजह सप्लाई यहाँ पे मनी की बढ़ती है, और ये E1 से E2 तक ये यहाँ पे और भी आगे जाके ये हमें MS1 से MS2 तक का पॉइंट मिलने के बाद यहाँ पे हमें सप्लाई ऑफ मनी या डिमांड ऑफ मनी हमें OM2 जो DNS जो हमें मिलता है, और उसी के साथ जो इनकम है वो इनकम हमें OY2 तक जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसी के साथ हमें ये E2 में ये इंटरसेक्ट हुआ कंडीशन मिल जाता है। तो इसी के साथ जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो ये बढ़ने की वजह E1 से ये E2 तक जहाँ तक पहुँचने की कंडीशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है जो डिमांड ऑफ मनी है वो स्टेबल है, और सिर्फ ही सिर्फ यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी में ही चेंजेस होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इजी वे टू गिवन बाय फ्रीडमन्स। यहाँ पे फ्रीडमन ने कहा है, इससे पहले वाली कंडीशन में उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया था। ये फार्मूला ये था W = Y/R। इसमें उन्होंने कहा जो फॉर्म्स ऑफ वेल्थ है, जो मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल गुड्स एंड नॉन ह्यूमन गुड्स, उसी के साथ जो ह्यूमन कैपिटल है, इन्हें किस तरह से इक्वेशन में बांधा जाए, तो उन्होंने ये इक्वेशन दिया। तो ये इक्वेशन में जो W हमें एक्सप्लेन करता है करंट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ, और जो Y था वो हमें कहता था टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम, और जो R था वो इंटरेस्ट रेट हमें मेंशन या इंडिकेट करता था। तो उससे उन्होंने जो वेल्थ इज़ कैपिटलाइज इनकम इस तरह से हमें एक्सप्लेन किया था। बट आगे जाके जब उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ जो वेल्थ है उसकी वैल्यू गिनने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन और उसके नंबर करेक्ट आने के लिए अगर ये नहीं आते हैं इसकी इंफॉर्मेशन, तो ये हम वैल्यू या वेल्थ लोगों की किस तरह से मेजर करें, ये अगर डेटा अगर हमें करेक्ट नहीं मिलता है तो इससे डिमांड ऑफ मनी काउंटिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है।
और यही हमें सॉल्व करने के लिए उन्होंने सेकंड वे जो सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और इसे सॉल्यूशन देने के लिए उन्होंने हमें जो सेकंड इक्वेशन दिया वो इक्वेशन था W इज इक्वल वाई पी अपॉन आर। तो यहाँ पे जो W है वो हमें कहता है वेल्थ, और जो वाई पी, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है, जो y के साथ यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे p भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में जो y ये हमें इंडिकेट करता है टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम। अगर हम ये पहले एक्सप्लेन करें, w हमें एक्सप्लेन करता था करंट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ, और y इंडिकेट करता था टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम, और जो r था वो हमें इंटरेस्ट रेट देता था। तो ये इसकी इंडिकेट करते थे। यहाँ पे जो R है ये हमें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम, बट जब सेकेंड यहाँ पे इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन आगे जाके इसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो डिमांड ऑफ मनी काउंटिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन और नंबर करेक्ट नहीं मिलने की वजह इन्होंने पहले से ही इसे अज्यूम कर लिया कि आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें उन्होंने ये y के साथ p जोड़ लिया, बट यहाँ पे टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम है, तो यहाँ पे उसका एक मीनिंग बदल गया, उसे कहा गया परमानेंट इनकम। ये चेंजेस उन्होंने सिर्फ किए, और जो r यहाँ पे सेम इंटरेस्ट रेट इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें दोनों में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये उन्होंने क्लियर किया कि इसे परमानेंट इनकम, लोगों के पास जो एसेट है या वेल्थ है, इससे जो लोगों को जो मनी है इससे आने वाली इनकम, बॉन्ड से आने वाली इनकम, इक्विटीज़, फिजिकल गुड्स एंड नॉन ह्यूमन गुड्स, ह्यूमन कैपिटल, इन पांचों जो फैक्टर है इससे आने वाली एक लेवल तक उनको एक फ़िक्स ऐसी परमानेंट इनकम आने वाली है। इससे और आगे जाके इनकी इनकम में और बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज़ होगा, तो एक लेवल तक तो इनकी परमानेंट इनकम फिक्स ही होगी, ये उन्होंने अज्यूम कर लिया था। तो इससे जो वेल्थ है ये वाईपी जो यूज़ किया है, उन्होंने कहा है इसे प्रॉक्सी की तरह इसे यूज़ किया जाए। इसका यूज़ उन्होंने कहा वाईपी जो है, जो वेल्थ का यूज़ करने के लिए उन्होंने कहा यूज़ फॉर फैक्टर अस प्रॉक्सी। तो इससे ये यूज़ करने के साथ साथ जो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन फिर इस तरह से बना MD इज इक्वल YP H RM RB RE डेल्टा P अपॉन P U ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसमें उन्होंने और एक कहा है कि अगर
हम मान ले कि ये पी है जो प्राइस लेवल है, इसमें अगर किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो एच है और जो यू है ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो स्टेबल रहेंगे, और उसी के साथ जो आर एम, आर बी, आर ई जो रिटर्न्स ऑफ मनी, रिटर्न्स ऑफ बॉन्ड्स, रिटर्न्स ऑफ इक्विटीज़, ये कंबाइनली अगर आते हैं तो इससे इस इक्वेशन को हम इन शॉर्ट में इसको और भी कम करके हम इसे मिल पाएंगे एम डी इज़ फंक्शन ऑफ वाई पी आर। तो इसे इस तरह से हम डिमांड ऑफ मनी को इस फंक्शन करेंगे वाई पी जो हमारा परमानेंट इनकम है और जो आर हमारा इंटरेस्ट रेट है। इस तरह से एक नया उन्होंने इक्वेशन यहाँ पे हमें दिया है। अगर इन शॉर्ट में हम अगर देखें तो यह हमें ये कहता है कि जो परमानेंट इनकम है ये किस तरह से आएगा। इसके आने की इसकी वजह से ही डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगी। ये बढ़ने की दो वजह है, एक होगा मनी एसेट और दूसरा है नॉन मनी एसेट। यहाँ पे फर्स्ट मनी एसेट, ये मनी एसेट हमें रिटर्न इससे किस तरह से मिलेंगे, तो ये मिलेंगे स्टॉक ऑफ मनी, ये स्टॉक ऑफ मनी हमें ये तीन तरह के मिलेंगे। एक होगा करेंसी, सेकंड होगा डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और थर्ड ये होगा टाइम डिपॉजिट। तो इस तरह से ये है मनी एसेट जो रिटर्न हमें इस फर्म से मिल पाएगा। और सेकेंड है तो ये मनी एसेट से हमें इन करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट की तरह हमें मनी एसेट मिल पाएगा। और जो सेकेंड है वो सेकेंड है नॉन मनी एसेट। ये इसका रिटर्न्स हमें मिलेगा दो तरह से मिलेगा। एक है एसेट्स, उसमें फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, सेकेंड डिविडेंड ऑन इक्विटीज, और थर्ड है स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिजिकल एसेट। और यहाँ पे सेकेंड जो है वो है चेंजेस इन प्राइस ऑफ दिस एसेट, चेंजेस इन प्राइस ऑफ दिस एसेट्स।
इसी के साथ इस थ्योरी को या फ्रीडमैन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्रिटिस भी किया गया है। ये क्रिटिक्स इस तरह से है। फर्स्ट है वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। इसे क्रिटिस किया गया है, जो यहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन दी गई है फ्रीडमैन के द्वारा, इसे बहुत ही बड़ी ब्रॉडनेस दी गई है, जो इसे और भी शॉर्ट्स करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता था। सेकंड है मनी नॉट अ लग्जरी गुड्स। मनी को एक तरह से लग्जरी गुड्स के रूप में यहाँ पे देखा गया है। नेक्स्ट है मोर इम्पोर्टेंट टू वेल्थ वेरिएबल। मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो वेल्थ के वेरिएबल है उसे बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनी सप्लाई नॉट एक्सोजीनियस। मनी सप्लाई ये एक्सोजीनियस नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कई जो इकोनॉमिक्स है इसे इस जो थ्योरी है इसे रीस्टेटमेंट नहीं मानते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेशो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन इज सब्जेक्टिव। रेशो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन इज सब्जेक्टिव। उन्होंने ऑब्जेक्टिव की तरह यहाँ पे अज्यूम किया था, बट ये रेशो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन इज सब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है अज्यूम दैट द मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट। अज्यूम टू मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे उन्होंने मनी सप्लाई और डिमांड ऑफ सप्लाई इन दोनों में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। इसमें दोनों भी ये फैक्टर दोनों ही अलग है। इसका किसी तरह से इनमें कुछ भी रिलेशन नहीं होता है ऐसा अज्यूम किया है। बट अगर मान भी ले कि मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिर भी यहाँ पे जो मार्केट की जो डिमांड है उससे ही डिपेंड ये सप्लाई ऑफ मनी होती है, और इससे ही उस कंट्री की रिज़र्व बैंक यहाँ पे मनी बढ़ाने की सोच रखती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ द टाइम डिपॉजिट इन मनी सप्लाई। जो इंक्लूजन है और जो टाइम डिपॉजिट ये मनी सप्लाई के बारे में यहाँ पे कहा जाता है, इसमें अज्यूम किया गया है कि जो टाइम डिपॉजिट अगर किया जाता है इससे वो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस तुरंत बन जाती है। बट यहाँ पे ये सोच छोड़ दी गई है कि जो टाइम डिपॉजिट ये किसी एक 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए एक फ़िक्स डिपॉज़िट के साथ रखा जाता है, और उससे कुछ बैरियर भी होते हैं कि ये वो टाइम पीरियड पूरे होने के बाद ही उसके साथ उसके
जो इंटरेस्ट है वो मिल पाता है। बट टाइम पूरे होने से पहले अगर ये निकाला भी जाए तो ये इससे होता है कि ये उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं मिल पाता, या कुछ फ़ाइन होगा, या इससे फ़ीस कुछ हो, ये प्रोसेस पूरी करने के लिए ये भी लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेगलेक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे टोटली निगलेक्ट किया गया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। जो फ्रीडमैन के द्वारा इसे ना ही इसके बारे में कुछ जिक्र किया गया है इस मॉडल में। तो इसी के साथ जो ये मॉडल हमें जो रिस्टेटमेंट जो फ्रीडमैन ने दिया है, इसे हमने 2 पार्ट में हमने इसे कवर किया है। थैंक यू।